क्या सूरत हाल है, अंदाजन कितने लोग हैं और किस जोश में, किस जज्बे के साथ जो है वो ये मार्च जारी है। आज के दिन से सारे दुनिया को क्या मैसेज देता है पाकिस्तान? पीएसएल का फाइनल होने जा रहा है और कौन सी टीम जीतेगी? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि वफाक में जो हुकूमत है पीटीआई की, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। लोगों के बड़े मसाइल हैं, महंगाई है, बहुत ज़्यादा करप्शन है, इसलिए अब इमरान खान साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए। हम मार्च कर रहे हैं और आज कराची से मार्च रवाना हो गया है, इस्लामाबाद पहुंचेगा। दूसरी जानिब पीटीआई कहती है कि पिछले 14 साल से पीपल्स पार्टी ने सिंध में तबाही मचाई है, करप्शन, मिसमैनेजमेंट, और बहुत बुरा हाल कर दिया है सिंध का, खुसूसन कराची का। इसलिए अब पीपल्स पार्टी की इस सिंध हुकूमत को हुकूमत करने का हक नहीं है। मुराद अली शाह साहब इस्तीफ़ा दें, हुकूमत से जाएं। अब ये एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब 15 दिन ये काउंट कर लीजिए, उसके बाद कुछ दिन और काउंट कर लीजिए, तकरीबन कोई 40 दिन के करीब बाकी बचे हैं, रमज़ान आने वाला है। नेशनल असम्बली के अंदर तज़ीन व आराइश जारी है, वहाँ असम्बली का इजलास हो नहीं सकता। अदम एतमाद की तहरीक होल्ड पर है, ज़रदारी साहब मैदान में हैं और इमरान खान साहब को इस मार्च के अलावा दूसरा गेम प्लान बना के बैठे हैं। सबको तैयार कर रहे हैं कि वो उनका साथ दें, हुकूमती इत्तेहादी भी उनका साथ दें और इमरान खान साहब को घर भेजें। मुल्क की सूरत हाल ये है, आवाम महंगाई में बहुत बुरी तरह पिसे हुए हैं। इस सारी सूरत हाल में अब जो दो साइड्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई, इनके दो मुख्तलिफ किस्म के नैरेटिव्स हैं और अवाम को, कारकुनों को लेकर दोनों पार्टियां सड़कों पर हैं। आज सिंध के मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये रैलियां चल रही हैं। मेरे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं हलीम आदिल, अपोजिशन लीडर हैं, पीटीआई से ताल्लुक़ है, बड़े मुतहरिक रहनुमा हैं। पूछते हैं कि क्या हालात और वाक़यात हैं। हलीम आदिल शेख साहब, ये जो आपकी कैंपेन है, पीटीआई की कैंपेन है, ये जो मुहिम जारी है, आपको लगता है कि आप सिंध के लोगों को वो कायल करने पे मजबूर हो जाएंगे जो वो आपका नैरेटिव है और उसके नताइज निकलेंगे 2023 के इंतखाबात में, उससे पहले आप सिंध गवर्नमेंट को हुकूमत से हटा देंगे? देखिए फैसल अजीज खान साहब, हम काफी हद तक सिंध के अवाम को कायल करने में कामयाब हो चुके हैं। अच्छा। और उसकी मिसाल हमने अभी देख ली। अभी थोड़ी देर पहले ही बाज़ार कायद पर थे। हाँ। कि पूरी सिंध हुकूमत के वसाइल, कर चोरी किए हुए वसाइल जो इनके अपने पास हैं, मतलब इनकी करप्शन के वसाइल, सिंध हुकूमत के वसाइल, मिनिस्टरों के जिम्मे काम, एमपीएस के जिम्मे काम, पुलिस इनके काम में लगी हुई है, तो वीडियोस भी आ गई, फायर ब्रिगेड इनके झंडे लगा रही है। उसके बावजूद कराची से जब ये निकले हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, लैंड क्रूजरें, बीगोस, गनमैन, वडेरे, शडेरे, सारे उसमें नजर आए, लेकिन कराची के लोग इनके मार्च से लाताल्लुक नजर आए। मज़ार कायद पर इतनी सिंध हुकूमत की इतनी बड़ी पार्टी, मज़ार कायद पर कितने लोग थे वो देख लिए। और ये भी एक और बिस्मिल्लाह अपने वर्करों के साथ भी इन्होंने वही कर दी जो उन्होंने सिंध के अवाम से ही थी। जो इनके करीबी लोग थे उनको 30-30 हज़ार रुपए दिए, जो बेचारा आम सा जियाला था, पीछे बैक बेंचर जियाला, उसको 10 हज़ार रुपए दिए। ये बातें भी चल रही हैं और ये ये रैली से पता चला, फुटेज आप लोग देख लीजिए, लोगों ने रोडों पे रिसीव नहीं किया, इनको वेलकम नहीं किया। ये मलीर से गुजरे हैं, कोई वेलकमिंग एटीट्यूड नहीं था मलीर के अवाम का भी, पूरे मलीर से गुजरे। बात यह कि लोग हमारा नैरेटिव हम बेच चुके, लोग खरीद चुके, लोग हमारी बात समझ चुके। अब बात यह है कि किस वक्त पे इनके घर जाने का वक्त होना चाहिए। और फैसल अजीज खान साहब, बाकी क्या निकले क्या है, इन्होंने कौन सा तीर चला दिया 14 साल में। अब बात कराची की करते हैं ना, आज कराची शुरू करते हैं जरा। 14 साल में तकरीबन 1.5-200 अरब का बजट था। उस वक्त कराची को 2009 के बजट में रखे गए थे 37 अरब। आज 1450 अरब का बजट है और कराची के एक साल के कराची के लिए रखे गए 2021-22 के बजट में सिर्फ 28-38 अरब रुपए। मतलब 14 साल बाद भी कराची की नसीब में 1 अरब बढ़ाया है इन्होंने। आज किस मुंह से निकलेंगे लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हमसे कायल हैं और हमें उसका ग्राउंड के ऊपर अच्छा, ये जो पता चल। अच्छा हलीम आदिल से आपने बताई सारी सूरत हाल, ये तो हर पार्टी का हक है, जो वसाइल होते हैं वो इस्तेमाल करें। इमरान खान साहब भी जो जलसे करते हैं
उसमें सरकारी गाड़ियां होती हैं, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है, वो तमाम चीज़ें होती हैं ना। अभी रिसेंटली उन्होंने जो जलसे किए पंजाब में, जो मीटिंग करते हैं उसके अंदर वो प्रोटोकॉल होता है। ये इल्ज़ाम आयद करना कि बिलावल भुट्टो जरदारी, जाहिर है कि वुज़रा साथ हैं, वुज़रा का एक प्रोटोकॉल है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो प्रोटोकॉल मिलेगा, एम्बुलेंस साथ होगी, खुदा ना खास्ता कोई वाक़या हो जाए, अल्लाह ना करे कोई वाक़या हो जाए, आप जो एतराज़ कर रहे हैं कि फायर ब्रिगेड साथ है, इसमें तो आवाज़ नहीं, ये तो अच्छा सेफ्टी सिक्योरिटी का मामला नहीं है। या तो आप बोले कि हम नहीं करते, हम सियासी चीज़ों पे हम नहीं करते, हम नहीं करेंगे। मोबाइल तो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी चल रही है, वफाकी वजीर हैं। फैसल भाई, आप शायद मेरी बात समझे नहीं। बिल्कुल आप शायद मैं समझा नहीं पाया, मैं शायद अपनी बात समझा नहीं पाया। कहिए प्लीज। आज शायद आपको तस्वीरें नहीं गुजरी। हाँ। मोबाइल बदीन में इनका झंडे, इनके टेंट लेकर मोबाइल पुलिस की वो लगा रही है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी इनके झंडे लगा रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, सिक्योरिटी के लिए प्रोटोकॉल में जिसके पास है उसको होनी चाहिए, वो इशू नहीं। मैं कह रहा हूँ जो जलसे जुलूस, टैक्स पेयर का पैसा, जो मोबाइलें इनके झंडे उठा रही हैं, लोडर सुजुकी का काम कर रही हैं, जो फायर ब्रिगेड का, मैं भिजवा दूंगा आपको, आप शो में चला दीजिए। नहीं ठीक है, आपका एंगल ये वाला एंगल तो पुलिस मोबाइल्स के अंदर ये फुटेज आया है, बिल्कुल आया। अच्छा, अब अगर हम ब्रैकेट कर लें कि आपकी जो ये कैंपेन है, आपका जो एहतजाज है, ये एक ऐलान के जवाब में है। जो पीटीआई ने ऐलान किया, उन्होंने कहा जब पीपल्स पार्टी निकल रही है तो हम भी निकलेंगे, तो वो ये है। इससे पहले आपने इस तरह का कैंपेन या इस तरह का एहतजाज क्यों शुरू नहीं किया? 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आपने सबसे ज्यादा सीट्स ली कराची से, आपकी पार्टी के पास सबसे ज्यादा एमएनएज हैं कराची से, आपने ये एहतजाज पहले करना चाहिए था। तो रिस्पॉन्डिंग एहतजाज है। मेरा ख्याल है कि शायद नजर ना पड़ा हो आपका, ये आपने 14 साल से गवर्नमेंट है, करप्शन मिटाओ, सिंध बचाओ रैलीज इनके खिलाफ निकली है पूरे सिंध में। ये घोटकी से कराची आ रही, वो हमारी कराची से घोटकी गई थी, वो 2018 से पहले। हम ट्रेन मार्चेस इनके खिलाफ कर गए हैं, हम मुख्तलिफ इजला के अंदर इनके खिलाफ जलसे निकालते रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं इनके जवाब में बात है जी, हम सिंध में इनकी हुकूमत है, ये जाके इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो हम सिंध में हमारी 30 सीटें हमारी अपनी है, पोजीशन की 69 सीट्स हैं। हमें पूछने का तो हक है, बिलावल साहब आप घोड़े पे सवार होकर निकले हैं, ये बताइए क्या कराची को आपने एक बूंद पानी दे दिया? क्या सिंध के 80% लोग जो कंटामिनेटेड पानी पीते हैं उसको आपने राज कुछ कर दिया? हम इनसे पूछने निकल रहे हैं कि वो एड्स जो लग गई लाड़काना समेत पूरे सिंध को, उसकी को इलाज कर दिया आपने, कुत्तों की वैक्सीन आपने दिला दी, डेस्कें आपने खरीद दी सस्ती, स्कूलों में किताबें भिजवा दी, टीचर भिजवा दिए, अस्पतालों में दवाई भिजवा दी, डॉक्टर भिजवा दिए। बताएं तो सही हमें। और दूसरा, क्या कराची को डाकुओं से जो आपने हवाले कर दिया, लाइसेंस टू किल दे दिया, कोई आपने सूरत हाल ठीक कर दी, कच्चे के डाकुओं से निजात दिला दी, पक्के के डाकुओं से निजात दिला दी, सिंध की रोडें ठीक कर दी, सिंध के रास्ते ठीक कर दिए, सिंध की ट्रांसपोर्ट ठीक कर दी। मैयत गाड़ियों जैसी गाड़ियों में हम सफर कर रहे होते हैं। भाई पूछना तो फर्ज है ना कि आप घोड़े पे सर के वीर मेरा कोड़ी चढ़िया, तो जरा बताओ तो सही, सिंध वालों से किया क्या आपने? कौन से आपने कोई तीर गाड़ दी, झंडे गाड़ दिए जो आप यहाँ से जा रहे हैं? जवाब तो दें। सिंध में 1400 अरब की करप्शन हुई है, 8.9 ट्रिलियन रुपीस इनको मिले, 8,900 अरब, 1400 अरब की करप्शन हुई है, उसका तो जवाब दे दो। अस्पतालों की करप्शन का जवाब दे दो। मैं कहना चाहता हूं, आपने कितने रेफरेंसेस चल रहे हैं? क्या कुछ सिंध की जमीनें कब्जा करके खा गए, जंगलात की जमीनें कब्जा करके खा गए? जवाब देना बिलावल जरदारी, फिर जाए। हाँ, आज कराची का मैंने जवाब मांगा है, क्यों नहीं दी बस, क्यों नहीं दिया पानी, क्यों नहीं दिया कचरे को साफ, क्यों नहीं दिए नालों की साफ की, क्यों नहीं आपने कराची को ठीक किया? पहले जवाब दे। कराची निकलने से पहले मुझे जवाब चाहिए। नहीं देंगे, आगे चलते रहे, हर शहर में एक सवालनामा भिजवा देंगे। मैं कहना चाहता हूँ 14 साल में कौन सा ऐसा अच्छा काम किया? कोई चीज एक कल तो बता दें, एक चीज तो बता दें जो इन्होंने कुछ सीधी की हो। जवाब हमारा मांगना बनता है। और छोड़िए ना साहब फैसल भाई, बच्चियों की इज्जतें महफूज नहीं रह गई। आज निमृता कुमारी, नौशीन शाह, उनकी ज्यादती करके लटका दिया जाता है। इज्जतें महफूज नहीं, जिंदगियां महफूज नहीं, तालीमी इदारे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आप जलसा, आपका जो मार्च है, पीटीआई का जो मार्च इस वक्त चल रहा है, आप शाह महमूद कुरैशी के साथ हैं, एहतजाज में शामिल हैं, या आप किस जगह हैं? आप क्यों आप नजर नहीं आ रहे हैं?
देखिए जी, कल वहीं था, मैं कमू शहीद पे साथ था। फिर ये घोटकी के बाद जब हमारे साथी इफ्तिखार लोन साहब जो हमारे कंटेनर से गिर गए, अच्छा अच्छा। उनको मैंने उठाया। हाँ हाँ। देखिए हम इंसान है, वो हमारा क्या, अगर हमारा हम लीडर नहीं था, हमारा डिस्ट्रिक्ट ठीक है लेवल का ठीक है, लीडर है कि मतलब आप दोबारा हमारा ज्वाइन भाई है। करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैंने ये बताइए कि जो आपका मिशन है उसके तहत कितना वक्त लगेगा सिंध हुकूमत को रुखसत करने में? आपने क्या टारगेट बनाया? देखिए, अगर हम चाहें फिर तो 48 घंटे में कर सकते हैं। सुबह अच्छा, डाकू राज से बेहतर तो गवर्नर राज है। डाकू राज से बेहतर 48 तो घंटे गवर्नर में कर राज है। सकते हैं, यानी कि करना पीटीआई चाहे चाहे तो तो कर 48 सकते हैं, घंटे में मुराद अली शाह साहब को हटा सकती है। फारिग कर सकते हैं जी। डाकू राज से बेहतर गवर्नर राज है, लेकिन हम चाह रहे हैं सियासी तरीके से हाँ, फारिग किया जाए, ताकि हमेशा के लिए जान छुट जाए। भुट्टो की फातिहा पढ़ लें। ये जो जरदारियों की शक्ल में भुट्टो जिंदा है, इसकी फातिहा पढ़ेंगे तो जान छुटेगी, तभी जान छुटेगी, नहीं तो फिर भुट्टो जिंदा, बाकी सब मर जाओ। इस बहुत तरह जान बहुत छुड़ा शुक्रिया, दी। बहुत बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब। पीटीआई के पास ऑप्शन है 48 घंटे में मुराद अली शाह साहब को घर भेजने का, लेकिन वो भेज नहीं रहे हैं। इरशाद संजरानी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट हैं और रैली के साथ हैं। इरशाद, क्या सूरत हाल है, अंदाजन कितने लोग हैं और किस जोश में, किस जज्बे के साथ जो है वो ये मार्च जारी है? बिल्कुल फैसल साहब, ये एक बड़ा इवेंट है जिसे कवर करने के लिए मैं साथ हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ। बड़ी तादाद में जो है गाड़ियों में जो काफिला है, और ये किलोमीटर्स की तादाद में गाड़ियां हैं, और जहाँ रुकते हैं वहाँ पे वालियाना इस्तकबाल उनका किया जाता है। जो है उन पर निशावर किए जाते हैं। आसफा भुट्टो भी उनके हमरा थी, जैसे वहाँ पर पहुंचे थे। अब 3 घंटे का वक्त गुजर चुका है कि हम अब इस वक्त घारों से तकरीबन के फासले पर हैं और वालियाना इस्तकबाल किया गया है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब में कहा है कि इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत पर हमला कर देंगे, तो उसका मतलब है कि मजीद दबाव डालने के लिए जो ये अहम ऐलान उनकी तरफ से आ गया है। और उन्होंने अहम खिताब किया था मज़ार कायद पर। वो तकरीबन 12:45 पर पहुंचे थे और उन्होंने आसफा भुट्टो के हमरा जो है वो पहुंचे थे। और जो सीनियर क़यादत में जो है रजा रब्बानी और वज़ीर मुराद अली शाह समेत शेरी रहमान और सब तमाम एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुल्ता वहाब भी उनके हमरा हैं, सईद गनी। और जहाँ भी खड़े हो रहे हैं जाले बड़े खुश हैं। हम देख रहे हैं जो खवातीन जो है वो गाड़ियों से निकलकर भी हाथ हिलाती हैं, जोश से नारे मार रहे हैं। तो अब ये तीन जो है घंटे का फासला तय करके। अच्छा इरशाद, ये बताइए कि मजमूई तौर पर जो सिंध की लीडरशिप है वो बिलावल भुट्टो साहब के साथ है, और अब अगला स्टेशन कहाँ है, कहाँ क़याम करेंगे और वहाँ पर क्या खिताब भी करेंगे बिलावल भुट्टो? बिल्कुल, जो कराची से निकले थे अब से तकरीबन 3 खिताब हो चुके हैं। स्टील मिल पर भी उन्होंने आखिरी खिताब किया है। अब जैसे स्टील मिल से हम गुजरे हैं, बहुत तेजी से अब ये फासला तय करता हुआ घारों के मकाम के करीब पहुंच चुका है। अब फैसल साहब, अगला इनका जो स्टेशन है वो ठट्टा की तरफ है, फिर सजावल, उसके बाद जो बदीन पहुंचेंगे और रात जो है आज आखिरी खिताब बदीन में बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे और काफिला जो है जो मार्च का वहीं पे कयाम करेगा। अच्छा, एक इल्जाम आ रहा है, अभी हलीम आदिल शेख साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के मुकम्मल वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। मोबाइल्स के अंदर टेंट रखे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं, फायर ब्रिगेड पीपल्स पार्टी के झंडे लगा रही है। मकबूल मतलब पूरे पैमाने पर जो वसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं वो पीपल्स पार्टी इस्तेमाल कर रही है। आप चूंकि साथ साथ चल रहे हैं, आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि हुकूमत के वसाइल मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं सियासी तहरीक के अंदर, इस मार्च के अंदर? कराची में तो हमें ये नजर नहीं आई, लेकिन हमने देखा कि सरकारी गाड़ियां जो है वो इस जो इस मार्च में जरूर मौजूद है। इक्का दुक्का वो हमें नजर आई हैं, जिसमें कोरोना जो ब्लैक कलर की हमें स्पेशली जैसे GS 9890 की एक गाड़ी हमें भी नजर आई, लेकिन इसके अलावा हमें नजर नहीं आया। लेकिन जहाँ से गुजर रहे हैं फिर वहां से पुलिस जो है वो रास्ते सील कर रही है, अवाम या ट्रैफिक को रोका भी जा रहा है कहीं कहीं पे। लेकिन वैसे ओवरऑल जो है जो वसाइल का कह रहे हैं, जो इल्जाम लगा यहाँ पे ना किसी पुलिस मोबाइल में हमने झंडे देखे रखते हुए। जो सरकारी गाड़ी है जो कि इस काफिले में जरूर चढ़े हो सकता है, वो सरकारी अफसरान भी साथ साथ जा रहे हो, तो वो इसके अलावा हमें नजर नहीं आया। सिर्फ एक गाड़ी हमें नजर आई है जिसका मैंने आपको नंबर भी बताया और ब्लैक कलर की है। अच्छा इरशाद, ये बताइए कि पंजाब से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, कितने लोग जो हैं वो आपके साथ आप देख रहे हैं इस रैली में?
जो सीनियर क़यादत है उसमें जो है हमें पंजाब का यहाँ पे क़यादत यहाँ पे नजर नहीं आई, वो नजर नहीं आई। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद संजरानी साहब रैली के साथ साथ जा रहे हैं, इस्लामाबाद तक साथ साथ जाएंगे, सूरत हाल बताते रहेंगे। कमर जमान कायरा साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, रैली के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। कायरा साहब, एक बहुत तारीख रकम हो रही है, एक बहुत बड़ा करियर की एक बड़ी रैली लीड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। आप इस रैली को किस तरह देखते हैं? ये जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर, आप समझते हैं कि इसके नताइज निकलेंगे? ये रैली बुनियादी तौर पर कराची से हुई है, और वो मुख्तलिफ रिसेप्शन दे रहे हैं, उसके साथ का हर कायरा साहब की सही आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ कट रही है, सिग्नल का मसला है। वो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ इस काफिले में शामिल हैं। हमारी कोशिश होगी दोबारा कायरा साहब से रब्ता किया जाए और उनसे पूछा जाए असल में ये जो प्रेशर बिल्डअप कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक तो है ही जो इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के भी करियर का ये एक बहुत बड़ा टर्न है। वो एक बड़ी कैंपेन रन कर रहे हैं जो पूरे तकरीबन पाकिस्तान से गुजरती हुई 34 शहरों से ये लॉन्ग मार्च गुजरेगा और इस्लामाबाद पहुंचेगा 6 मार्च को। और जाहिर है कि वो इसको कह रहे हैं ये हमारा जमहूरी हमला है इमरान खान साहब के ऊपर। और जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई, उसके अंदर एक बहुत सिंपल उन्होंने डिमांड की कि ये एहतजाज जो हमारा जारी है उससे पहले इमरान खान इस्तीफ़ा दे दें। और हम चाहते ये हैं, जो आज भी उन्होंने खिताब फरमाया कि बहुत क्लियर अपने पत्ते पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ज़रिए पेश कर दिए हैं कि इस्तीफ़ा दे दें, इस गेम से बाहर आ जाएं, एक ऐसी हुकूमत बने जो फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए और एक मैंडेट आए जो पाकिस्तान के मसाइल को पाकिस्तान के हल करे। तो ये सारा सिनेरियो एक ऐसे पॉइंट के ऊपर है जहां हम देख रहे हैं कि एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और टॉप लीडरशिप इस्लामाबाद की तरफ है, दूसरी तरफ पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब निकले हुए हैं और वो सिंध के मुख्तलिफ शहरों से मार्च करते हुए और रैली निकालते हुए वो कराची पहुंचेंगे। वो सिंध की हुकूमत की करप्शन, मिसमैनेजमेंट और सिंध का जो हाल है उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि तब्दीली आए यहाँ पर भी और बने। बड़ा मुश्किल किस्म का सिनेरियो है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इस तरह से मैप बने हुए हैं कि कहीं पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई की जो रैली है उनका एक पॉइंट के ऊपर टकराव नहीं है। दोनों के रास्ते, दोनों की सूरत हाल मुख्तलिफ है, अलग अलग रास्तों के ऊपर है। वो जैकाबाद की साइड पर ट्रैवल कर रहे हैं, ये घारों की साइड पर ट्रैवल कर रहे हैं। अंदरूनी सिंध के अंदर लोग इलेक्शन से पहले इलेक्शन का माहौल देख रहे हैं। मेरी कोशिश है कि कायरा साहब से दोबारा रब्ता हो जाए, चूँकि वो सफ़र में हैं और घरों के करीब हैं और सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं। मेरी कोशिश है, हमारी कोशिश है कि कायरा साहब से रब्ता हो जाए। मैं इस वक्त न्यूज़ ब्रेक ले लेता हूं और उसके बाद फिर हम रब्ता करते हैं और सूरत हाल देखते हैं कि दोनों जो रैलीज चल रही हैं सूरत है क्या और लोकल लेवल पर पज़ीराई क्या है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आज का दिन फ़ख्र करने का दिन है अपनी अफवाज के ऊपर, ख़ास तौर पर एयरफोर्स पर। वैसे तो सारी ही फ़ौज पाकिस्तान की जिस अंदाज में लड़ती है, दुनिया को आज का दिन याद है। पाकिस्तानी कौम के लिए आज प्राउड का दिन है। टी इज़ फंटास्टिक, ये जुमला सारी दुनिया में हिंदुस्तान के लिए कानों में खून बरसाने वाला जुमला है। किस अंदाज में पाकिस्तान ने कामयाबियाँ हासिल की और जिस अंदाज के अंदर पाकिस्तान आके खड़ा हुआ है सारी दुनिया में, मिसाली है। आज के दिन को सेलिब्रेट करना निहायत ज़रूरी है। मेरे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। सर, हम
नगमे जारी करते हैं, जोश वलवला आता है, चीज़ें देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हम देखते हैं हिंदुस्तान एक बैकफुट पे नजर आता है और आज कौम जो है वो एक बार फिर बहुत फख्र के साथ आगे आती है। ऐसे दिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे हैं, लेकिन यह आज का दिन बहुत बड़ा है। आपके ख्याल में ये हिंदुस्तान को जो मैसेज पाकिस्तान ने दिया और हमेशा के लिए एक तारीख रकम कर दी, ये इंटरनेशनली पाकिस्तान को किस सतह पे लाके खड़ा करने का दिन है? जनरल साहब की आवाज़ नहीं आ रही है। टेक्निकल टीम से कहता हूं कि आवाज़ ज़रा टेक्निकली जो मसला है उसको ठीक करें। आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। आप पाकिस्तानी लोग कहते हैं, दुनिया कहती है और हर लॉजिकल आदमी ये सोचेगा समझेगा फैक्ट्स वाइज कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स का साइज़ देखें, पाकिस्तान की एयरफोर्स का साइज़ देखें, उनके पास तैयारों की क्वांटिटी देखें, पाकिस्तान के पास तैयारों की क्वांटिटी देखें, पाकिस्तान के पास टोटल फौज की क्वांटिटी देखें, हिंदुस्तान के पास देखें, लेकिन हमेशा पाकिस्तान हिंदुस्तान को एक ऐसी सरप्राइज देता है जो, तो ये जो जज्बा है पाकिस्तानी फौज का, एयरफोर्स का, पाक फौज का, पाकिस्तान नेवी का, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी एंगल के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ जनरल अमजद शुएब साहब से। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा आपसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अमजद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? उनसे राब्ता टूट गया है और राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आवाज़ प्रॉपर तौर पर नहीं आ रही थी। असल मामला ये है कि जब हम किसी दुश्मन को ये हमेशा के लिए याद दिला दें कि कभी भी वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखेगा, तो वो नहीं देखेगा। और जो सरप्राइज़ पाकिस्तान ने दिया और कहकर दिया, मैं आपको जुमला भी सुनवाना चाहता हूं, अगर हमारे प्रोड्यूसर के पास वो तैयार है, कि उस वक्त के डीजी ISPR जनरल आसिफ गफूर साहब ने किस अंदाज के अंदर पूरी कौम को, सारी दुनिया को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया था कि किस तरह हम सरप्राइज़ करेंगे, और उसके बाद पाकिस्तान ने किस तरह से किया था। ज़रा सुनिए। ये तारीख़ी जुमले हैं, ये तारीख़ी जुमले, इनको जितनी बार सुनते हैं बार बार एक प्राउड, एक फ़ख्र महसूस होता है। जनरल साहब, ये बताइए कि मैं जो पूछ रहा था कि असल में किस अंदाज के अंदर ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए सूदमंद है और आज का दिन दुनिया भर के लिए पाकिस्तान क्या मैसेज देता है। जनरल साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जनरल साहब को मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है। आज का दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, पाकिस्तानी फ़ौज के लिए, सारी दुनिया में जिस अंदाज़ के अंदर पाकिस्तान मना रहा है, बहुत ही शानदार है। और असल मामला ये है कि हमें ये सोचने की ज़रूरत है पूरी कौम को कि जिस सतह तक पाकिस्तान पहुंच गया है, आगे इसका क्या रास्ता है। जनरल अमजद शुएब साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ये बताइए कि इस आज के दिन से सारे दुनिया को क्या मैसेज देता है पाकिस्तान? देखिए जी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान की रिजॉल्व। आपको पता है कि जब इंडिया ने बालाकोट पे हमला किया तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था। हमें अमेरिका ने कहा कि आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, अभी आप इसका रिटेलिएट ना करें, जवाब ना दें जी। लेकिन कहा कि अगर उन नुकसान नहीं हुआ तो उनके जहाज तो इधर आए ना, यानी हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया उन्होंने। तो ये मैसेज है पूरी दुनिया को कि हमारी सॉवरेनिटी हमारे लिए सबसे ज्यादा अजीज है। नुकसान होना ना होना अलग बात है, अगर हमारा नुकसान होता हम उनसे जाके कई गुना ज्यादा इनका करके आते। हमने यही कहा कि जब इन्होंने वायलेट किया हमारी सॉवरेनिटी, तो इसका जवाब हर हालत में दिया जाएगा। ये हो नहीं सकता कि हम ना दें। तो दुनिया को हमारी ये रिजॉल्व पता लग जाना चाहिए कि अगर सॉवरेनिटी पाकिस्तान की किसी ने वायलेट करने की कोशिश की तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा, उसको सबक सिखाया जाएगा और पूरा बदला लिया जाएगा। पूरा बदला लिया जाएगा। अच्छा, ये जो जुमला है जो आज सबसे ज्यादा सुना जा रहा है, बार बार वो क्लिप देखा जा रहा है, टी इज फैंटास्टिक, इससे हिंदुस्तान को क्या फील होता है और पाकिस्तान को जो प्राउड फील होता है, आप इसको अपने अंदाज में क्या फील करते हैं? एज अ जनरल, एज अ जवान किस तरह से सोच रहे होंगे, ऑफिसर्स किस तरह सोच रहे होंगे? आज फौजी जवान को, ऑफिसर्स की फीलिंग क्या है? देखिए, हर वो लम्हा जिसमें आप अपने वतन के लिए कुर्बानियां देते हैं या वतन के लिए उसकी शान शौकत में इजाफा करते हैं या वतन के लिए कोई फतूहात हासिल करते हैं, ये आपके लिए आपका जज्बा बढ़ाने का और हमेशा एक फख्र का मौका होता है और फख्र की बात होती है जिसका जिक्र रहता है, तस्कर रहता है। तारीख इसी तरह लिखी जाती है कौमों की। लिहाजा ये चैप्टर आपका एक सुनहरा बाब है जो कि हमेशा टी फैंटास्टिक के नाम से हो या किसी नाम से हो, ये सुनहरा बाब रहेगा और ये हमेशा के लिए
एक मैसेज, जैसे मैंने पहले कहा, ये दुनिया को जाता रहेगा कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है और वो अपनी सॉवरेनिटी का दिफा करना जानती है। अच्छा सर, एक और बहुत अहम चीज़ है, हमने लोग कहते हैं कि क्यों अभिनंदन को वापस कर दिया, आखिर ऐसा क्यों किया, उसको कैदी बना के रखते, उसको पकड़ लिया था, उसके साथ जो हुआ, उसके स्टेटमेंट, उसके इंटरव्यूज अपनी जगह पर हैं, लेकिन उसको क्यों छोड़ा? और जब वापस गए तो हिंदुस्तान ने नक्शा ही बदल दिया, वो उसको अवार्ड दे रहे हैं, वो यहाँ से जिस तरह से पिटा है, जिस तरह से पकड़ा गया है, जो उसके साथ हुआ है और जो उसने पाक फौज के लिए जुमले कहे, जितनी तारीफ की, हिंदुस्तान के अंदर सिनेरियो बदल गया। अगर वो हमारे पास ही रहता तो ये मंजरनामा नहीं होता, उसको प्रमोशन नहीं मिलती, उसको अवार्ड नहीं मिलते, आखिर ये स्टेप क्यों उठाना पड़ा? देखिए, जहां तक जिनेवा कन्वेंशन का ताल्लुक है, कैदी बिल आखिर वापस करने होते हैं, किसी मायदे के तहत हों या आप अंडरस्टैंडिंग के तहत वैसे कर दें। कैदी जो है, जब आपने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास फलां कैदी है, तो उसको हमेशा के लिए रखा नहीं जा सकता। लेकिन एक जज्बा, रहमदिली का जज्बा, या आप कह लीजिए कि ह्यूमैनिटेरियन सोच आपकी, कि आप एक आदमी को बर वक्त जल्दी रिहा कर देते हैं, ये सोचते हुए कि 6 महीने बाद या 4 महीने बाद भी तो करना है, आज कर आप एक दूसरे को एक अच्छा जेस्चर दे सकते हैं, वो काम किया, जबकि किसी न किसी वक्त तो आपने उसको वापस करना था। दूसरा ये है कि जहां तक भारत का ताल्लुक है, ये बड़ा एक अजीब सा किस्सा है, ये अपनी कौम को दिन रात बेवकूफ बनाते हैं की बुनियाद पे, झूठ की बुनियाद, क्योंकि जो है उनकी सक्सेस यही है कि कौम को बेवकूफ बना के उनसे वोट बटोरते रहें। वो हिंदुत्व का जज्बा हो, एंटी मुसलमान हो, एंटी पाकिस्तान हो, ये वो नारे हैं जो वो लगाते रहते हैं। ये जो उन्होंने दिए उसको, वो उस झूठ की बुनियाद पे दिए उन्होंने, जो उन्होंने कहा, एक कहानी घड़ी कि अभिनंदन ने पहले एक F-16 गिराया था, फिर अभिनंदन जहाज गिराया गया। अब वो F-16 वाला थ्योरी जो है, वो ये अपने लोगों में तो ये चला सके, लेकिन बाहर से अक्सर लोगों ने, बल्कि आप देखिए कि वो मेरा ख्याल है वो उसका क्रिस्टीन फेयर है, जो कि जर्नलिस्ट है अमेरिकन, वो इनके यहाँ आई हुई थी, इनकी एयरफोर्स ने एक सेमिनार कराया हुआ था, तो उसमें उसने बड़े सख्त कलिमात किए। उसने कहा कि बहुत हो गया, झूठ ना बोलें, हमने सारी पाकिस्तान की चेक की है, कोई F-16 आप लोगों ने नहीं गिराया, ये झूठ बोलते हैं, और इनके मुंह लग। लेकिन सारी जो लान तान सुनने के बाद भी ये तमगे देते हैं, क्योंकि इनके अवाम जो है वो बेवकूफ बनना पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि उनको बेवकूफ बनाया जाए, वो ऐसी बातें इनके मुंह से सुनना चाहते हैं जिससे उनके दिल को सुकून मिले, और उस दुनिया से बाहर नहीं आना चाहते। चुनाव के लीडर उनको ऐसी कहानियां सुनाते रहते हैं, वो इससे ज्यादा आगे सोचते नहीं है कि ये ना हो ये सुहाना ख्वाब टूट जाए, लिहाजा झूठी दुनिया में रहना पसंद करते हैं, और यही उनके लीडर फायदा उठा रहे हैं। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी सुनाई थी, आप सोच लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक, तो ये उनका मसला है बहुत बड़ा। अच्छा जनरल साहब, ये बताएं कि इस वक्त जो हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत है और वो जिस अंदाज के अंदर अपनी कौम को लेकर चल रही है और पाकिस्तान के साथ जो बर्ताव कर रही है, हर वक्त एक ख़तरा लगा रहता है, हर वक्त एक एनवायरनमेंट जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं उनके लिए, खुसूसन अक़लियतों के लिए, सब अक़लियतों के लिए जो एक माहौल उन्होंने बनाया हुआ है, और एक प्रेशर फील रहता है ऑलवेज कि हमारे दोस्ताना या ऐसे कोई हमसाया वाले ताल्लुकात नहीं है, तो कोई चीज़ भी पाकिस्तान के साथ कोई भी ऐसी जो है वो अहमकाना हरकत हिंदुस्तान कर सकता है। ये टेंशन किस तरह से फील होती है फौज के अंदर, जवानों के अंदर, क्या तैयारी रहती है हर वक्त? आज का दिन ये बार बार सोचने का भी है कि अगर दोबारा कभी हरकत की तो हम तैयार हैं। वैसे ओवरऑल इंडिया को देखते हुए फौज की तैयारी किस तरह की रहती है? देखिए, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, दो चीजें हैं। एक ये जो ये टेक्नोलॉजी या जो वेपन सिस्टम्स ये एक्वायर करते हैं, सीनियर कमांड हमारी उस पर निगाह रखती है, और फिर उसका तोड़ हासिल करना ये आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है अगर आप अपने वतन का दिफा वाकई करना चाहते हैं। दूसरा जो लेवल का है, नीचे लेवल का, वो है कि जो भी हथियार आपको दिया जाता है, फिर आप उस पर ट्रेनिंग इतनी अच्छी करें कि आप वाकई उस हथियार का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें। जो अच्छी आर्मी होती है, जिसकी ट्रेनिंग बेहतर होती है, वही, जैसे ये कहते हैं हमेशा कि इट इज नॉट द गन बट इट इज द मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स। जो मैन बिहाइंड द गन है, अगर वो गन को इस्तेमाल ही नहीं करना जानता, तो फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो जंग जीत सके। लिहाजा आपकी टाइम में सारी तवज्जो इस बात पे रहती है कि आपकी ट्रेनिंग बेहतरीन हो, आप बैटल हार्डन हो, आप अपनी आंखों से अपने साथी
शहीद होते देखें, खून बहता देखें, तो तब भी आपके हौसले पस्त न हो, बुलंद रहें। ये वो चीजें हैं जो कि आपको फिर जंग में काम आती हैं। तो इस वजह से हमारा फोकस यही रहता है। अभी आप देखिए कि जो ये आप जिस मरहले की पुलवामा के इंसिडेंट के बाद के इवेंट्स की बात कर रहे हैं, जी। आपको पता कि उस वक्त मोदी साहब ने तकरीर की थी, एक अपने लोगों को एड्रेस कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि आज मुझे राफेल तैयारे याद आए। हाँ, जी। राफेल भी आ गए, हाँ, 400 भी आ गया। हाँ। तो पाकिस्तान कुछ सोया हुआ नहीं है। इस में जो ये डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान ने उसका तोड़ किया है। हमारा सीनियर लेवल पे यही काम है कि आप वेपन सिस्टम्स में, टेक्नोलॉजी में मार ना खाएं, और फिर अंडर कमांड लोगों को ट्रेनिंग उन वेपन सिस्टम से इतनी अच्छी कराएं कि वो वाकई उसको इस्तेमाल कर सकें। अजीज जैन साहब, मौके से फायदा उठाते हुए जो इस वक्त रूस ने हमला किया हुआ है यूक्रेन पर, उसका एक दर्दनाक पहलू भी है। बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ फंसे हुए हैं। मेरी कोशिश है कुछ पाकिस्तानियों से, तुलबा से बात करूं, लेकिन इस सारे सिनेरियो को आप किस तरह देख रहे हैं? ये किस सिम जा रही है? ये रुकने का, थमने का आपको नजर आ रहा है कि रूस कहीं पर आके रुकेगा, या कोई प्रेशर ऐसा बिल्डअप होगा? ये आपको क्या नजर आ रहा है ओवरऑल सिनेरियो? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि रूस की कोशिश ये थी कि वहां पे इनके इंसानी जानों का नुकसान ना हो, लोग मारे ना जाएं। चुनाचे वो ये चाहते थे कि इनका जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं, उनको तबाह किया जाए, और उसके इनकी आर्मी ये महसूस करे कि वो मुकाबला करने के काबिल नहीं रही, क्योंकि उनके सारे बेसिक एसेट्स जो हैं वो तबाह हो गए। लिहाजा उनके हथियार डाल दें तो वो हथियार डाल देंगे। लेकिन हुआ ये है कि उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन तो तबाह इन्होंने की, काफी सारी कर दी, कहते हैं कि 70% कर दी हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ पे एक अवामी रद्द-ए-अमल है। वहां उनके पार्लियामेंटेरियन, उनके आम आदमी, वो सब हथियार लेके खड़े हो गए कि हमने अपने वतन का दिफा करना है। तो अभी रशिया ने बड़े शहरों के ऊपर हमले नहीं किए। अगर वो करने शुरू करे तो ये सिविलियन जो सिर्फ राइफलें वगैरह लेके बाहर निकले हैं, उनके जज्बा तो अपनी जगह पे, लेकिन उनका नुकसान बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये ख्याल है कि उससे पहले अगर बातचीत की तरफ ये चले जाएं तो फिर कोई किसी नतीजे पे पहुंच जाए, वरना ये बहुत बड़ा अलमिया बन सकता है। दूसरी तरफ से मगरबी कुव्वतें हैं, वो तमाशा देख रही हैं, वो इनको हथियार दे के लड़वाने के चक्कर में हैं, और कर रहे हैं कि इनको पोलैंड या हंगरी, रोमानिया वगैरह की साइड से इनको वेपन्स दिए जाएं। अगर वो वेपन्स देंगे तो शायद कुछ प्रोलॉन्ग कर जाए ये जंग, लेकिन बिलाखिर ये इंसानी अलमिया होगा, क्योंकि वेपन सिस्टम में यूक्रेन इतना आगे नहीं है जितना कि रशिया था। रशिया है। ये नुकसान होने के ज्यादा चांसेस हैं यूक्रेन के। अच्छा, आपके ख्याल में कितना दौरानिया इसका हो सकता है जो इस वक्त नजर आ रहा है गेम? मजीद कितने हफ्ते या कितने दिन आपको नजर आता है ये सब कुछ इसी तरह से जंग जारी रहेगी? मेरा ख्याल है कि अगर ये लोग वेपन्स लेके यूक्रेनियन गुरिल्ला वार की तरफ चले गए तो ये तो बड़ा लंबा किस्सा खुल जाएगा। अच्छा। अभी तक रशिया के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की, वो अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वो इनको मगरबी कुव्वतें उकसाएंगी कि आप भी इन्फिल्ट्रेट करें और रशिया के अंदर जाके तो कार्रवाइयां करें। सो ये जो है, ये बड़ा इससे खासा मसला बन सकता है कि यूक्रेन जो है वो तबाह हो जाए। एक्चुअली यूक्रेनियन को सोचना चाहिए था, मगरबी जितनी जी चाहे हथियार दे दे, सैंक्शंस लगा दे, जो यूक्रेन को क्या फायदा, उनका मुल्क तो मैदान जंग बन गया। मैदान जंग बन गया। तो उनको चाहिए था कि इस चाल से बचें मगरबी दुनिया की, वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। अजीज जैन साहब, एक बहुत अहम चीज, पाकिस्तान इस सीन में है कहाँ? एक ऐसे वक्त पर जब रूस ने हमला किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रूस में थे, हमने अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश की है, दुनिया और तरीके से देख रही है। अब इससे पहले और आइंदा पाकिस्तान का रोल क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे दो स्टेटमेंट्स या दो तरह की चीजें थी जो सामने आई। पहली बात, हमारे एम्बेसडर जो वहां पे नोएल खोकर साहब हैं, उन्होंने एक उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग करके तो उनको ये बताया था कि पाकिस्तान यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की हमायत करता है। सही है। यानी तो हम नहीं चाहते कि उनकी सरजमीन जो है उस पर कोई कब्जा करे। दूसरी, हमने रशिया से कही कि हमारा मौकफ ये है कि आप जंग की बजाय मुज़ाकरात की तरफ जाएं, क्योंकि जंग कभी भी इस का हल नहीं होगा। जाहिर है। और ये वो चीज है जो 72 साल से हमें दुनिया सुना रही है। जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि जंग मसले का हल नहीं है, आप बातचीत करें, और भारत बात नहीं करता।
हमें जो दुनिया ने 72 साल से सिखाया वही हम दुनिया को वापस दे रहे हैं कि भाई आप भी अमेरिकनों को हम यही कह रहे हैं कि हम ये नहीं है कि हम रूस बहुत के अहम साथ पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट है, हैं। बिल्कुल। ये कह रहे हैं जो आप हमें बताया करते थे कि आप जंग न लड़ें, आप मुज़ाकरा करें। तो ये वो सूरत हाल है। पाकिस्तान ने ये दो चीजें की हैं। हाँ, इसमें रियलिटी की बात नहीं है, इसमें असल चीज ये है हाँ। कि आप जंग नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि अमन रहे। और ये प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि हम जंग में किसी के साथी नहीं हैं, हम अमन की हर कोशिश के लिए साथी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, पाकिस्तान हम चाहता है, लेकिन आज का दिन बहुत अहम है। PSL का फाइनल होने जा रहा है और कौन सी टीम जीतेगी, एजाज वसीम बाकरी साहब जो मुसलसल टूर्नामेंट के ऊपर गहरी नज़र रखते रहे हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब, कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी है, क्या नजर आता है आज लाहौर में क्या होने वाला है? सबसे बड़ा $1 मिलियन सवाल ये, कौन जीतेगा? फैसल साहब, मुल्तान फेवरेट की हैसियत से मैच में उतर रही है क्योंकि वो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ एक मैच हारी है। उसने अपने तमाम राउंड मैचेस में से सिर्फ एक मैच, वो भी लाहौर से ही हारी है। हाँ, लाहौर से ही हारी, दबाव में तो होगी ना फिर। तो दूसरा ये है कि मुल्तान को एडवांटेज ये है कि टीम डेविड जो उनके सिंगापुर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं वो वापस आ गए हैं। वो उस मिडिल ओवर्स के अंदर उसने मुल्तान को 2 से 3 मैचेस जितवाए, जिसकी वजह से मुल्तान के हाथ से निकले हुए मैचेस उसके हाथ में गए हैं। तो लाहौर कलंदर को एडवांटेज यहाँ आने वाले 27,000 क्राउड का होगा क्योंकि वो सपोर्ट करेगा। शाहीन शाह अफरीदी ने जो T20 वर्ल्ड कप दुबई में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में मैथ्यू वेड से 3 छक्के खा के जो ट्रॉफी गवाई थी, आज उसको अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो दोबारा चांस मिल रहा है शाहीन के लिए। अच्छा। तो वो लाहौर कलंदर के प्लेयर्स के अंदर उसमें क्योंकि फखर जमान की इनिंग्स, हारिस रऊफ, तो लाहौर वाले उस एंगल से इस टाइटल को अपनी उस गलती को बेहतर करके चैंपियन बनना चाह रहे हैं। रिजवान को एडवांटेज ये है कि उसकी टीम थ्रू आउट द परफॉर्म अच्छा करती आई है। तो फेवरेट लाहौर मुल्तान सुल्तान है। लाहौर जीता तो उसको अपसेट आप कह सकते हैं। अच्छा, फेवरेट मुल्तान सुल्तान। अच्छा, बताइए आपके ख्याल में मैन ऑफ द मैच कौन हो सकते हैं? दोनों साइड पे कोई ऐसे आपको ऐसे लगते हैं जो गेम का पासा पलट सकते हैं आज? मेरा ख्याल है दोनों कप्तान, अगर आप एज ए जर्नलिस्ट से हट के अगर मैं एज ए क्रिकेट फैन आपको बताऊं तो दोनों कप्तानों में से कोई एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकता है। शाहीन बॉलिंग में अगर पहला ओवर वो जो करवाता आया है, उसने अब तक अपने कैरियर में T20 और इंटरनेशनल क्रिकेट को मिला के 19 मरतबा पहले ओवर में विकेट लिया है। अगर शाहीन पहले ओवर में विकेट ले जाता है तो फिर शाहीन शाह अफरीदी, वरना रिजवान एक ऐसा बैट्समैन है जिसके बारे में कह सकते हैं कि वो फाइनल में, क्योंकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो डेफिनेटली $1 मिलियन की इनामी रकम है जो आज उनको मिलेगी। तो रिजवान और शाहीन में से यही लग सकते हैं। लेकिन ये जो टूर्नामेंट है फैसल साहब, आप भी क्योंकि क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, इस टूर्नामेंट का मकसद यह है कि कोई यंग प्लेयर उठे और चैंपियन बनाए और अपनी टीम को और वो अब दुनिया के सामने खड़ा हो। सही। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताइएगा, आपके ख्याल में ये जो टूर्नामेंट हो गया, बहुत पुरअमन हुआ, बड़ा ज़बरदस्त हुआ, कोविड की पाबंदियां भी थीं पर ख़त्म भी हो गई, इतने सारे प्लेयर्स सामने आए, इस पूरे टूर्नामेंट से पाकिस्तानी क्रिकेट को आप कहाँ, अब किस लेवल पर देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलियन सीरीज शुरू हो रही है, फौरन शुरू हो रही है, हम कहाँ पहुंचे इस सारे सफर में PSL के थ्रू एज ए क्रिकेट पाकिस्तान में? फैसल साहब, हम जर्नलिस्ट समटाइम ज्यादती करते हैं, हम इदारों पे तनकीद करते हैं। आप रमीज राजा को इसका क्रेडिट जरूर दीजिए, जो एहसान मानी को चेंज करके और रमीज राजा क्रिकेट में आए, वो जब से कप्तानी करते रहे, ओपनर थे, फिर कमेंटेटर रहे, वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करते रहे हैं। तो रमीज राजा और इमरान खान का वो सॉफ्ट फेस था ऑस्ट्रेलियन टीम के आगे, और यहाँ जो टूर्नामेंट कामयाब, देखो ये पूरा PSL पहला हो रहा है जिसका फाइनल पाकिस्तान में होने जा रहा है। ठीक है, इससे पहले टूर्नामेंट हमेशा जो है ना वो आधे यहाँ पर कोविड की वजह से टूर्नामेंट में मैचेस यहाँ आते रहे हैं। तो रमीज राजा को क्रेडिट जाता है क्योंकि इस साल ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया आ गई है, और वो सीरीज अगर कामयाब होती है तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद 2025 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने जा रहा है। तो बहुत सारे क्रिकेट आने वाली है, बहुत सारे क्रिकेट पाकिस्तान में आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत सारी होगी, बहुत क्रिकेट होगी, बहुत अच्छी बात है। आज देखते हैं कौन फाइनल जीतता है। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।